भाई जी, मीना भाभी जी, डॉली भाभी जी और डॉक्टर पूर्णिमा दीदी जी साथ में रहे हैं। इस प्रस्तुति के समय मैंने एक ध्यान रखा है, प्रयास किया है ध्यान रखने का कि विगत के महीनों से हम सभी परिवारजन, परिवार बंधु भगिनी मिलकर मध्यस्थ दर्शन के वाङ्मय का पठन कर रहे हैं और अब तक व्यवस्था का जो आशय है वह सुखी मानव द्वारा अन्यों को पोषण करने में सामर्थ्य होना है। ऐसे सामर्थ्य के लिए व्यवस्था और ऐसे सामर्थ्य को प्रमाणित करने के लिए व्यवस्था, इस व्यवस्था के ओर हमारा ध्यान चला जाता है। मानव कर्म दर्शन में हमने परिवार मूलक ग्राम स्वराज्य व्यवस्था रूपी शिक्षा में कर्माभ्यास पर हमारा ध्यान गया, व्यवहार दर्शन में व्यवहार अभ्यास पर हमारा ध्यान गया और अभी अभी जो मार्शन का पठन समाप्त हुआ उसमें मानवीयतापूर्ण जीवन की ओर हमारा ध्यान चला गया और मानवीयतापूर्ण जीवन के होने में कर से संस्कृति, सभ्यता, विधि, व्यवस्था रूपी शिक्षा और व्यवस्था, यह लगभग हर पृष्ठ के बाद शिक्षा, इस पर हमारा ध्यान चला गया है। तो इस स्थिति में इस पठन के आशय को हम सभी तक संप्रेषित हुआ होगा। इस स्थिति में तो अब हम समझने का प्रयास कर रहे हैं कि यह परिवार मूलक ग्राम स्वराज्य व्यवस्था क्यों, इसकी आवश्यकता क्या है। तो इसकी प्रधान आवश्यकता आ रही है कि मानव समाज में अखंडता का प्रमाण अर्थात सूत्र व्याख्या रहना। मानव समाज पर हमारा ध्यान चला ही गया कि मानव अभी जो एक सूत्रता, एकता और मानव समाज में सुखी होने की प्रेरणा, सुखी होने के लिए अध्ययन, सुखी होने के लिए जानकारियां तथा वास्तविकता और सत्यता के रूप में प्रमाणित रहने के अर्थ में यह व्यवस्था की आवश्यकता है। मानव लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अनुकूल वातावरण और अध्ययन प्रेरणा, इसके लिए व्यवस्था की आवश्यकता। क्योंकि जागृति सहज सामान्य होने के लिए व्यवस्था, यह भी सूत्र गया है कि जागरूक मानव व्यवस्था में भागीदारी होते हैं। वर्तमान में विश्वास अर्थात अभय, यह कड़ी से कड़ी जुड़ना स्वाभाविक है। कड़ी हम मानव कड़ी से कड़ी जुड़कर और मानव, परिवार, राष्ट्र और अंतर्राष्ट्र, यह पूरा मानव एक है। इस कड़ी से कड़ी जुड़ने तक यह हमारा स्वाभाविक होना, इस अर्थ में व्यवस्था की आवश्यकता। इन कड़ियों को हम देखते हैं कि हम मानव परिवार में संतान के रूप में जन्म लिए और हमारा विश्वाक्रम माता पिता, परिवारजन, पड़ोस, मोहल्ला, ग्राम समूह से होते हुए और विश्व परिवार, हमारे विश्वास के निर्वाह क्रम को आज हम सभी परिवारजन इन तीन दर्शनों के पठन से यह भली भांति पहचान रहे होंगे। सभी में विश्व का अनुमान होना, यही हमारे विश्वास का एक क्रमिकता दिखती है और यह अनुमान अनुभव में विलय, यही विश्वास की पूर्णता भी हमें स्पष्ट होती है। तब ऐसी पूर्णता का क्रम व्यवस्था सहज होने से सभी के अध्ययन में तीव्रता और अनुभव होने में गतियां हमें मिलने लगती हैं। वर्तमान के संक्रमण काल में अध्ययनशील मानव के लिए नियंत्रण ही, और हम सभी का संवेदनाओं का नियंत्रण, प्रवृत्ति में परिवर्तन और परिमार्जन के लिए पूरकता और उपयोगिता, सहचार अभ्यास, व्यवहार अभ्यास, कर्माभ्यास के लिए प्रेरणा, प्रोत्साहन, अवसर और साधन के लिए अनुकूल परिस्थितियां आयाम में सुलभता के रूप में हमें स्पष्ट होती हैं, यह व्यवस्था की आवश्यकता है। मानव परंपरा की अक्षुण्णता को के लिए शोध और अनुसंधान, यह मानव की आवश्यकता है। मानव की परिभाषा, मानव की पहचान अपने में परिभाषा
आचरण व्यवस्था और व्यवस्था में भागीदारी का संयुक्त रूप है। मैं पुनः दोहरा देता हूं कि मानव की पहचान अपने में परिभाषा आचरण व्यवस्था और व्यवस्था का संयुक्त रूप है। यह हमें सूत्र भी मिल गया और अध्ययन से आचरण तक पहुंचना, इस व्यवस्था की आवश्यकता इस संक्रमण काल में है और संक्रमण के बाद जागृति सहज जागरूक मानव का व्यवहार होने से यह भागीदारियां सहज प्रतीत होती हैं। तो इस प्रकार हमारी मानसिकता में परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था क्यों, इसकी क्या, यह धीरे धीरे हम सबका ध्यान जा रहा होगा। परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था क्या है? वर्तमान के समय के मानव के लिए यह एक विकल्प है, क्योंकि हम वर्तमान की अव्यवस्था की समीक्षा कर चुके हैं। क्योंकि वर्तमान का मानव मात्र भ्रमित स्थिति में वर्गीयता, संघर्ष, युद्ध सदृश परिस्थिति, काला दीवाल के सम्मुख होने को हम पा रहे हैं। सही जीने का प्रयोजन और सही जीने का तरीका यह विकल्प से हमें उपलब्ध होता है। यही परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था का स्वरूप है। जागरूक मानव के लिए परिवार मूलक ग्राम स्वराज्य व्यवस्था पर है जो उनका स्वभाव है। यह हमें मानव व्यवहार दर्शन से लेकर तो मानव संविधान सूत्र व्याख्या तक बाबा जी ने जगह जगह पर इस परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था का उल्लेख किया है। ऐसे लगता है जैसे स्वराज्य व्यवस्था में प्रमाण परंपरा होना, यह उन्होंने हम सबको इंगित किया है और ऐसी प्रमाण परंपरा उनका स्वभाव है, यह भी उन्होंने इंगित किया है। वर्तमान मानव परंपरा में ऐसी ऐतिहासिक तथ्यों में से एक तथ्य यही है कि अधिकांश मानव समाज ग्राम व्यवस्था में सुरक्षित, संरक्षित होना पाया जाता है, जहां स्वाभाविक रूप में निश्चित संबंध मानव मानव के साथ, मानव प्रकृति के साथ होने की शुभकामनाओं से भरी हुई संस्कृति, सभ्यता, विधि व्यवस्था में अभी अवशेष के रूप में अब हमको देखने को मिलता है और इस प्रकार के प्रयास व्यक्त करता हुआ मानव भी दिखता है। और अभी तक यह परंपरा कारीगरी को विकसित कर पाई है। मानव चेतना का विकास अभी दुर्लक्षित हुआ है। ग्राम परिवार की शुभकामना को यह व्यक्त कर पाया है, परंतु अभी इसकी घटना शेष है। पूज्य बाबा जी ने अनुभव की रोशनी में आत्मनिर्भरता के रूप में, अनुकूल परिस्थितियों के रूप में ग्राम को पहचाना, ग्राम परिवार को पहचाना, जहां मानवीय परंपरा के लिए आवश्यक सभी आयाम स्वयं पूर्णता के साथ उपलब्ध हो सकते हैं। इसलिए परिवार, परिवार समूह, ग्राम सभा रूपी तीनों सोपानों में संस्कृति, सभ्यता, विधि व्यवस्था में एकरूपता से और शेष 7 सोपानों की दृष्टि से उसका जो सहअस्तित्व विधि से अनुप्राणित होना, यह एकरूपता के रूप में मानवीय परंपरा का लक्ष्य मानव को क्रमिकता से स्पष्ट होता हुआ दिखता है। तो यहाँ मानव परंपरा का ध्यानाकर्षण है कि अब हमें शिक्षा की वस्तु चेतना विकास के रूप में उपलब्ध हुई, आचरण की वस्तु मानवीयतापूर्ण आचरण के रूप में उपलब्ध हुआ है, संविधान का वस्तु परिवार एक व्यवस्था और परिवार व्यवस्था से विश्व परिवार तक की समस्त कड़ियाँ सभा रूप में और 5 आयामों के रूप में उपलब्ध होना, व्यवस्था की वस्तु 10 सोपानीय परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था के रूप में जन्म से ही उपलब्ध होने का संभावना परिवार मूलक ग्राम स्वराज्य व्यवस्था में होना, यह एक व्यवस्था का स्वरूप। तो परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था क्या है, इस पर हमारा ध्यान चला जाता है। परिवार मूलक ग्राम स्वराज्य व्यवस्था कैसे?
ग्राम परिवार के प्रत्येक प्रौढ़ मानव मानवीयतापूर्ण आचरण में पारंगत होने रहने से वर्तमान के मानव परिवार मूलक ग्राम स्वराज्य व्यवस्था में भागीदार हो सकते हैं। मानवीयतापूर्ण आचरण का आधार है, एक मिनट गोपाल भाई को बुला लेंगे। हाँ, ये स्क्रीन थोड़ी सी आगे नहीं सरक रही है, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। मैं फिर से प्रारंभ करता हूँ कि अब हम तीसरे मुद्दे पर हैं, परिवार मूलक ग्राम स्वराज्य व्यवस्था कैसे। इस पर थोड़ा सा हम स्लाइड पर आ रहे हैं। कैसे तो परिवार मूलक ग्राम स्वराज्य व्यवस्था कैसे, यह आपके स्क्रीन पर आ रहा कि इस पर कल एक मैंने पुस्तक पोस्ट की थी। उस पुस्तक में 12 मुद्दों में परिवार मूलक ग्राम स्वराज्य व्यवस्था कैसे, इस पर बाबा जी ने हमारा ध्यान आकृष्ट किया है। तो मैं कुछ छोटे से नोट्स है इसको जो विश्लेषण के रूप में मैंने तैयार किया है, और ये 12 मुद्दे हम सबके पास डाउनलोड हुए ही होंगे। उन सभी मुद्दों पर हम ध्यान देंगे, जैसे उसकी भूमिका और अवधारणा, ग्राम स्वराज्य व्यवस्था के लिए पूर्व तत्परता एवं आकलन सहित बाबा जी ने हमको स्पष्ट किया है। ग्राम स्वराज्य व्यवस्था की अवधारणा क्या है, ग्राम स्वराज्य व्यवस्था के सार्वभौम सूत्र व्याख्या और उसके स्रोत क्या हैं, ग्राम स्वराज्य सभा, ग्राम शिक्षा संस्कार व्यवस्था, ग्राम उत्पादन कार्य व्यवस्था, ग्राम स्वायत्त सहकारी विनिमय कोष व्यवस्था, ग्राम स्वास्थ्य संयम व्यवस्था, ग्राम न्याय सुरक्षा व्यवस्था, मूल्यांकन, प्रोत्साहन, नियंत्रण प्रक्रिया जिसका अभी उल्लेख हुआ, और उपसंहार में हम स्पष्ट हो सकते हैं कि परिवार मूलक ग्राम स्वराज्य व्यवस्था कैसे। तब ग्राम का प्रत्येक परिवार के प्रत्येक प्रौढ़ मानव को मानवीयतापूर्ण आचरण में पारंगत होने रहने से वर्तमान के मानव परिवार मूलक ग्राम स्वराज्य व्यवस्था में भागीदार हो सकते हैं। मानवीयतापूर्ण आचरण का आधार मध्यस्थ दर्शन है में मानव की परिभाषा से मानव का अध्ययन, अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन की स्पष्ट सूचना, विश्लेषण अर्थात हमारा तर्क विकास, अध्ययन अर्थात अर्थबोध होना, और अनुभव अर्थात हमारे में गुणात्मक परिवर्तन होना, और हम मानव चेतना में अनुभूत होना। यह ऐसी अनुभूत मानव इकाई मानव चेतना, देव चेतना और दिव्य चेतना के प्रमाण, जिसे ऐषणात्रय और उपकार कहा जाता है, व्यवस्था का ही प्रमाण होते हैं। ऐसे प्रमाणित इकाई के मार्गदर्शन में, अनुभव की रोशनी में, जागृत मानव परिवार इकाई की प्रेरणा से अनेकों परिवार में जागृति विधि की पहचान होना, यह चरण भी अब हमको स्पष्ट हो रहा होगा। इस व्यवस्था प्रक्रिया में हम सभी को निश्चित प्रक्रिया की ओर ध्यान जाना, जो कि निश्चित पद्धति और प्रणाली है और नीति है, उसकी स्पष्टता होना एक सूत्रता है। अभी जिस अध्याय का मैंने उल्लेख किया मानव व्यवहार दर्शन में, पोषण और शोषण अध्याय में, यह सभी निश्चित प्रक्रिया, पद्धति और निश्चित प्रणाली बाबा जी ने हम सबको विश्लेषित की हैं। तब एक दो सूत्र मैं यहाँ पर पढ़ के आपको सुनाता हूँ, जो कि समाधानात्मक भौतिकवाद में है और पृष्ठ 120 पर है। मेरा जो ध्यान जा रहा है इस समय कि हम सभी संक्रमण काल में यह व्यवस्था को हम कैसे स्पष्ट हों, कैसे ये प्रक्रियाएं हम तक पहुँचे, ताकि हम सभी परिवार मानव हो सके और परिवार के अंतर संबंध विकसित होकर हमारे जागृति का रास्ता हम सब के लिए प्रशस्त हो सके।
और हम सभी एक दूसरे के साथ कड़ी से कड़ी सर्वशुभ जुड़कर एक दूसरे के जागृति में पूरक और उपयोगी हो सके। तब देखिए लिखा है, परंपरा में अर्थात अभी की मानव परंपरा में जागृति तभी संभव है जब परिवर्तन की बेला में सच्चाइयों के आधार पर गहराई के साथ व्यवहार में प्रमाणों को प्रमाणित करने की निष्ठा कम से कम एक व्यक्ति में हो। एक से अधिक व्यक्ति में प्रमाणित करने की निष्ठा होना और भी अच्छा है। इतना सरल शब्दों में जागृति की संभावना बाबा जी ने प्रस्तुत किए हुए व्यवहार प्रमाणों को प्रमाणित करने की निष्ठा कम से कम एक व्यक्ति में हो। इस प्रकार से परिवार की व्यवस्था भी अगर हमारा ध्यान चला जाता है तो परिवार में कम से कम एक व्यक्ति में हो और अधिक से अधिक व्यक्ति में होना, यह निष्ठा होना और भी अच्छा है। इसी प्रकार से उल्लेख व्यवहारवादी समाजशास्त्र में पृष्ठ 130 पर एक सुंदर लाइन दिया हुआ है, चाहने और होने के मध्य में मानवीयतापूर्ण विधि संविधान को अपनाकर यह चाहने और होने के मध्य यह रास्ता दिखाई देता है। तो सर्वशुभ चाहना और सर्वशुभ होना अर्थात व्यवस्था होने के मध्य में मानवीयतापूर्ण विधि रूपी संविधान जो दर्शन सम्मत है, यह होना, यह भी इस बात की पुष्टि करता है कि हम सभी परिवार मूलक ग्राम स्वराज्य व्यवस्था को हम कैसे स्पष्ट होते हैं और कैसे इसमें हम भागीदारी का अभ्यास करते हुए और प्रमाण होने की ओर, जागरूक होने की ओर सक्रिय और गतिशील हो सकते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान मैं पूर्व में चलना चाहता हूं कि परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था की आवश्यकता क्यों है। तो इस आवश्यकता के लिए मानव व्यवहार दर्शन में ही समझने की या गुणात्मक परिवर्तन की या प्रत्यावर्तन की एक प्रक्रिया दिया हुआ है। इस प्रक्रिया पर थोड़ा सा हम ध्यान देते हैं। अपराध के अभाव में आशा का प्रत्यावर्तन, अन्याय के अभाव का प्रत्यावर्तन, आसक्ति के अभाव में इच्छा का प्रत्यावर्तन तथा अज्ञान के अभाव में संकल्प का प्रत्यावर्तन होता है। अतः अपराधहीन व्यवहार के लिए व्यवस्था का दबाव एवं प्रभाव, अन्यायहीन विचार के लिए सामाजिक आचरण का प्रभाव, आसक्ति रहित इच्छा के लिए अध्ययन एवं संस्कार का प्रभाव तथा अज्ञान रहित बुद्धि के लिए अंतर्नियामन अथवा ध्यान आवश्यक है, जिससे ही प्रत्यावर्तन क्रिया सफल है। ध्यान का अर्थ समझने के लिए मन वृत्ति चित्त बुद्धि को केंद्रित करना, समझने अनुभव करने के उपरांत प्रमाणित करने के लिए मन वृत्ति चित्त बुद्धि को केंद्रित करना, अर्थबोध होने के लिए तथा अर्थबोध को प्रमाणित करने के लिए ध्यान होना आवश्यक है। यही ध्येय है, सर्वमानव ध्याता है। अब इस पूरी प्रक्रिया में कितना रोल वातावरण का और अध्ययन का है, और ऐसा वातावरण ही मानवीय शिक्षा और व्यवस्था अर्थात मानवकृत वातावरण, इस लक्ष्य को समझने हम मानव परिवार इस प्रकार से एक वातावरण तैयार करने में अपने तन मन धन को लगा देने से अपराधहीन व्यवहार के लिए व्यवस्था का दबाव एवं प्रभाव अपने आप होकर और अन्यायहीन विचार के लिए सामाजिक आचरण का प्रभाव होकर, आसक्ति रहित इच्छा के लिए अध्ययन और संस्कार का प्रभाव होकर और अज्ञान रहित बुद्धि के लिए अंतर्नियाम अथवा ध्यान आवश्यक होना, यह प्रत्येक समझने वाले इच्छने वाले व्यक्ति की आवश्यकता है। और इस प्रकार से ऐसा प्रत्यावर्तन क्रिया मानव में सफल होने के लिए यह वातावरण की आवश्यकता मुझको व्यवस्था के रूप में स्पष्ट हो रही है। अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि मानवीयतापूर्ण व्यवस्था सामाजिक आचरण, अध्ययन और संस्कार के साथ ही अंतर्नियामन आवश्यक है, जिससे चरम विकास की उपलब्धि संभव है। यहाँ एक छोटा सा एक सूक्ष्म लाइन है कि मानवीयतापूर्ण व्यवस्था होना, सामाजिक आचरण होना, अध्ययन और संस्कार का उपलब्धि भी होना, और इसके साथ में हम अब एक ध्यान बनता है कि इसमें मेरा अंतर्नियामन होना आवश्यक है, और तभी चरम विकास की उपलब्धि भी संभव है। इस एक मानव की जागरूक होने के लिए इच्छा, उसकी तैयारी, पात्रता, योग्यता, विकास के साथ ऐसी पात्रता, योग्यता, विकास होने के लिए
ऐसी क्षमताओं के विकास के लिए मानवीयतापूर्ण व्यवस्था, सामाजिक आचरण, अध्ययन और संस्कार, यह सब मानव के लिए अनुकूल परिस्थितियां निर्मित करता हुआ यह एक स्वराज्य व्यवस्था का आवश्यकता मुझको समझ में आता है। जो दूसरा बिंदु मध्यस्थ दर्शन के अध्ययन बिंदु में हमने स्पष्ट हुआ ही है कि गुणात्मक परिवर्तन के लिए, मानवीय सहज आचरण प्रमाण के लिए, सर्वतोमुखी समाधान समृद्धि सहित अखंड समाज और सार्वभौम व्यवस्था रूप में प्रमाण हेतु, जैसे वर्तमान स्थिति धरती का तापग्रस्त होना, प्रदूषण होना, सभी मानव समुदाय असुरक्षित होना, अब यह आवश्यकता बन गई है कि धरती संतुलित रहना, ऋतु संतुलित बना रहना और धरती पर मानव का अक्षुण्ण बना रहना। इस प्रकार से वर्तमान स्थिति और आवश्यकता हमारे सामने है। मध्यस्थ दर्शन से सम्मत पूरा का पूरा व्यवस्था का स्वरूप अब हमारे सामने है। इस प्रकार से हम सभी परिवारों को इस व्यवस्था के स्वरूप को स्पष्ट होने की एक आवश्यकता प्रतीत हो रही है। अब हम थोड़ा सा और आगे ध्यान देते हैं कि यह परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था कैसे है। तब यही दिखाई देता है कि परिवार इकाई की स्वायत्तता, इसमें एक प्रधान ध्यान आकर्षण का बिंदु मुझको स्पष्ट हुआ। जैसे परिवार इकाई में संस्कृति, सभ्यता, विधि व्यवस्था में एकरूपता या एक सूत्रता की बात आती है, अर्थात परिवार के सभी प्रौढ़ों में शिक्षा, संस्कार, स्वास्थ्य, संयम, उत्पादन कार्य, विनिमय कोष और न्याय सुरक्षा व्यवस्था में स्पष्टता होना। अब देखिए, इन सभी मुद्दों पर स्पष्टता होने से जो प्रौढ़ों में फलन है वह रहा है कि मतभेद समाप्त होना। यानी छोटे छोटे उदाहरण मैं आपको देता हूं कि हम सभी परिवारों में, अब तो ध्यान नहीं गया होगा, परंतु इन तीन दर्शन के पठन से शिक्षा संस्कार योजना, स्वास्थ्य संयम उत्पादन कार्य योजना, विनिमय कोष योजना और न्याय सुरक्षा योजना, इस पर तो हम सबका ध्यान बखूबी गया ही होगा। और आने वाले वाद शास्त्र और संविधान में इन्हीं मुद्दों की हर संभव डिटेल, जो आवश्यक डिटेल है, उपलब्ध होगी। मैं एक छोटा छोटा ध्यान आकर्षण कर रहा हूं कि यह ध्यान में आया कि आज की परिवार इकाई स्वायत्त क्यों नहीं है, क्योंकि ये 5 जो आयाम हैं, इन 5 आयामों में परिवार इकाई की स्वायत्तता अभी नज़र नहीं आती है। एक छोटा सा उदाहरण, हम सभी ये स्वीकार कर कि परिवार में पैदा हुए संतान को शिक्षा देनी है। जैसे ही संतान परिवार में पैदा होता है, 2-3 साल तक हम बहुत अच्छे प्यार से और रखते हैं। जैसे ही उसकी स्कूल की बारी शुरू हो गई और परिवार में तनाव आता हुआ दिखता है कि अब इनकी शिक्षा की क्या तैयारी है ना, कौन सी भाषा में देना है, अंग्रेजी में देना है, मातृभाषा में देना है, कौन सी भाषा में देना है, इस पर पति पत्नी में एक मत, दादा दादी में एक मत, कि जैसे परिवार का एक बालक अभी पढ़ने जा रहा है तो जैसे सारे परिवारजन, दूर के मित्र, रिश्तेदार सभी सोचते हैं कि भाई अब इसका शिक्षा कैसे होगा, और सभी से सलाह प्रारंभ होने लगती है। और कंफ्यूजन, पता नहीं कितनी बार तो स्कूल बदले होंगे, ये स्कूल अच्छा नहीं है, ये यहाँ ये नहीं है, वहाँ वो नहीं है, और एक प्रकार से पूरा का पूरा अब स्कूल का चित्रण चला जा रहा होगा। कहाँ बच्चा पैदा हो गया उसका एक अपन खुशहाली मनाएं, और कहाँ धीरे धीरे यह स्कूल और उसकी तनाव और बाकी सारा कार्यक्रम में हम लग गए। तब ये दिखाई देता है कि परिवार इकाई का जो सौख्य है वो परिवार के संतान की शिक्षा के मुद्दे पर वह सौख्य हमसे दूर होता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि हम ही असमंजस में हैं, अब साहब इसको शिक्षा कौन सी देनी है। तब परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था से स्पष्ट दिखाई देता है कि परिवार में संतान होना है, और इस संतान को आगे जो शिक्षा देनी है वह शिक्षा का स्वरूप कैसा हो। तब उसके लिए 3 क्रम दिखाई देते हैं। अभी मैं सभी बातें जो कर रहा हूँ वो सभी प्रौढ़ों के मतभेद समाप्ति की बातें कर रहा हूँ, कि हम सभी प्रौढ़ों को भी अब परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था का जो शिक्षा का आयाम है उसमें संलग्न होने की आवश्यकता। तो मेरा जो ध्यान गया कि हम सभी परिवार प्रौढ़ों को अपनी योग्यता विकसित करने की आवश्यकता है, और यही शिक्षा की संस्कृति हमको अपने परिवार में और अंगभूत के रूप में स्वीकार करने की आवश्यकता।
बाकी संस्कृति की समीक्षा अब यहाँ करने का न समय है ना ही उसकी आवश्यकता है। तो उसके लिए 3 योजना बाबा जी ने दिया। एक तो जीवन विद्या योजना, जिसमें कि हम जीवन विद्या के शिविरों में भाग लेते हैं, उनके सूत्रों को समझते हैं। शिक्षा संस्कार व्यवस्था, तब जीवन विद्या की रोशनी में चेतना विकास मूल्य शिक्षा का स्वरूप को हम समझते हैं और परिवार मूलक ग्राम स्वराज्य व्यवस्था को समझते हैं, ताकि हमारा जो संतान है वह संतान का आगे भविष्य सुनियोजित करना ही परिवार मूलक ग्राम स्वराज्य व्यवस्था का अभी प्रौढ़ों के लिए मुझको एक व्यवस्था के रूप में ध्यान जा रहा है। इससे क्या हुआ, इन 3 योजनाओं में से भाग लेने से हमारे परिवार में एक संस्कार का क्रम लगता है और ऐसे संस्कार के क्रम में जैसे 3 प्रकार से प्रक्रिया मिलती हैं। एक है उद्बोधन, उपाय पूर्वक उपयोगिता का प्रबोधन हमें मिलता है। प्रबोधन प्रमाण पूर्वक हमें दर्शन ज्ञान का बोध होना, और अवगाहन इसमें ध्यानाकर्षण के लिए हमारा लक्ष्य केंद्रित होने के लिए अवगाहन प्रक्रिया है। इस प्रकार से सभी आयाम, स्वास्थ्य संयम, उत्पादन कार्य, विनिमय कोश और न्याय सुरक्षा, इन 5 आयामों के बारे में हम सभी परिवार के प्रौढ़ इसमें पारंगत होना, सुस्पष्ट होना और हम सब मिलकर मानवीयतापूर्ण आचरण के प्रति हम सबका एक सूत्र होना, एक मत होना, एक निर्णय होना स्वाभाविक हो जाता है। फलस्वरूप मतभेद समाप्त हो गए। जहाँ आचरण की बात आई वहाँ सारे मतभेद समाप्त होने की स्थिति में हम सभी परिवार के प्रौढ़ इस शिक्षा आयाम से संलग्न होकर और हम व्यवस्था में तैयारी करने लगते हैं। इसके लिए एक छोटा सा मैं यहाँ प्रक्रिया दे रहा हूँ कि हम सभी प्रौढ़ सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये जो बेसिक स्किल्स हैं जिस आधार पर हम परिवार में शिक्षा संस्कृति का हम प्रारंभ कर सकते हैं। सुनना हमारा अधिकार है ही, बोलते हम रहते ही हैं। अब मुद्दा है पढ़ने का, क्या पढ़ा जाए भाई। दूसरा मुद्दा है लिखने का। तब यहाँ ध्यान दिया जाता है कि साहब हम तो अपने बच्चों को प्रगति पुस्तक पूछते हैं कि कितने मार्क्स मिले, है ना, क्या क्या हुआ, लेकिन परिवार का कोई प्रगति पुस्तक भी होगा कि नहीं, कि परिवार के सभी प्रौढ़ों का प्रवृत्ति परिमार्जन, उनके प्रवृत्तियों में परिवर्तन, इसका कोई इतिहास बनेगा कि नहीं। तब यह ध्यान जाता है कि हम सभी प्रौढ़ परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था के यदि हम भागीदार होना चाहते हैं तो हम सबके लिए शिक्षित होना, दीक्षित होना, इस व्रत को अपनाना और इस प्रकार से तैयारी होना, यही चेतना विकास मूल्य शिक्षा जो गर्भ संस्कार से लेकर और आयु की 21 वर्ष तक हमारे संतान के साथ कौन सी प्रक्रियाएं हैं, इन सब से अवगत होकर और दिखाई देता है कि हम सबके मतभेद समाप्त होना और हम सभी में एक मूल्यांकन की क्षमता, समझने की क्षमता और साथ साथ अनुभव की क्षमता का विकास होना भी दिखाई देता है। और यही प्रथम जो इसका आता है लक्षण, हम सब में परिवार में मानव भाषा व्यक्त होने लगती है। इस मानव भाषा को हम संबंध और संबंध के प्रयोजन के अर्थ में एक दूसरे को पहचानने लगते हैं। तो दूसरा है स्वास्थ्य। यहाँ पर स्वास्थ्य संयम कहाँ है, तो परिवार की संस्कृति में हम सभी का खान पान भौगोलिक स्थिति के आधार पर परिवार के हर सदस्य का शरीर का संतुलन को पहचान कर, इसमें एक जो बात बाबा जी ने ध्यान दिलाई और मेरा भी ध्यान गया, अब तक हम तन को औषधि यानी एक सामान्य हमारा एक है कि बीमार होने पर डॉक्टर के पास जाना है कि नहीं, लेकिन यहाँ पर ध्यान जाता है कि तन की सुरक्षा ये मेरी जिम्मेदारी है। साथ ही मन स्वस्थता, इस प्रकार से मन की स्वस्थता, तन की स्वस्थता के लिए हम सभी परिवारजन काम करते हैं। तो यहाँ भी एक फलन मतभेद की समाप्ति होना और हम सभी के स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने की स्थिति में आ जाना, यह दिखता है। तब इस प्रकार से शिक्षा और स्वास्थ्य का अंतर संबंध चालू हो गया। अभी तक जैसा संतान की शिक्षा में मतभेद है, वैसे ही जब तक स्वस्थ चलता है ठीक है, बीमार होने पर तमाम और सारी फिर सारे सलाह, फिर सारे मतभेद, ये देना है, पैरासीटामोल देना है कि सर्वज्वर चूर्ण देना है कि उसमें वो कौन सा होम्योपैथ देना है, इस पर और हम सब उनके मतभेद आकर वो बीमारी तो दूर और हम सब तो मतभेद में ही उलझ गए। और तो और
थोड़ा सा मैं और जाके कहता हूँ, परिवार के वृद्ध सदस्यों का अभी यह निश्चित नहीं हो पाना कि मृत्यु होना है तो कहाँ होना है, अपनों की गोदी में या वेंटिलेटर में, यह अभी निश्चित नहीं है। जब अपना स्वास्थ्य का यही यदि हाल है, तब फिर आगे मन की स्थिति और समझने की स्थिति। इस प्रकार से शिक्षा और स्वास्थ्य में स्पष्टता न होने से परिवार इकाई में कितना प्रकार से अस्थिरता है, यह हम खुद ही पहचान कर सकते हैं। तो परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था में हमें शिक्षा की स्वायत्तता उपलब्ध है, स्वास्थ्य की स्वायत्तता पर भी बाबा जी ने हमारा ध्यान आकर्षण किया है, और इस प्रकार से हम योग्य बनना यह इसमें दिखता है। आगे उत्पादन में श्रम से समृद्धि, शरीर के लिए जो स्वास्थ्यवर्धक जो आवश्यक सामग्री है उसको तैयार करने के लिए हमारे परिवार का मानस तैयार होना, और यही सब में भी हम सबके मतभेद समाप्त होना, आवश्यकता से अधिक उत्पादन होना, यह हमारे परिवार को स्वीकार होना। ऐसे ही विनिमय में तैयार उत्पादन जो आवश्यकता से अधिक है उसको वर्तमान की प्रतीक मुद्रा के साथ भी होना, वस्तु विनिमय भी होना, इस सब के मूल में श्रम की पहचान की मानसिकता हमारे परिवार में होना, इस प्रकार से विनिमय होने पर भी समाप्त होता है। साधारण रूप में हम तो यही देखते हैं भ्रमित स्थिति में कि सब्जी भी अगर घर में आई तो सस्ती महंगी से ही हमारे और झोले का और उसके साथ होने वाले व्यक्ति का स्वागत होता है। तो वहाँ तो महंगी मिली, यहाँ तो सस्ता मिला, इस प्रकार से वह विनिमय में जो सामग्री लाई उसका तो सुख फिर छीन गया और हम फंस गए, हमें लगा हमको लूट लिया गया या हमने किसी को लूट लिया। तो सस्ता महंगा के चक्कर में जो सामान आया उस सामान का श्रम मूल्य की पहचान भूल गया और हम वापस फंस गए। इस प्रकार का मतभेद और अंतर्द्वंद्व परिवार के सदस्यों में दिखाई देता है। यहाँ तो पता नहीं, लेकिन जिस दिन बाज़ार का दिन रहता है, मैंने बचपन में देखा है, ये बाज़ार के दिनों में मतलब बाज़ार में जो लोग घूमे उनको भी पता होगा, और जब घर में आते हैं तब फिर आसपास पड़ोसी इसी बात को चर्चा करते हैं कि प्याज आपको सस्ती मिले कि हमको सस्ती मिली। यही सब हम लोगों में शेयरिंग होता है। गेहूँ आपको सस्ता मिला कि हमको सस्ता मिला, कौन तैयार किया, कैसे तैयार किया, क्या उसका श्रम है, ऐसी कोई मतलब भाव न होने से और उसमें मतभेद और एक निराशा। अब इसमें चूँकि उत्पादन में मन लगने से अब धीरे धीरे हम सबका ध्यान जाता है, उसके श्रमशीलता पर ध्यान जाता है और हम श्रम की पहचान करने लगते हैं। फलस्वरूप परिवार के सदस्यों में मतभेद की समाप्ति, मूल्यांकन कर पाना और विनिमय के आयाम में भी मानव भाषा से हम श्रम की पहचान करके और इसका मूल्यांकन हम कर पाना, यह एक व्यवस्था दिखती है। न्याय सुरक्षा में 4 मुद्दे हैं कि प्रत्येक मानव का पोषण होना, मानव की मानसिकता का संरक्षण होना, मानव द्वारा तैयार वस्तु का अर्पण होना और समर्पण होना। इन 4 मुद्दों का सुरक्षा होना, संरक्षण होने को न्याय व्यवस्था आयाम के बारे में बाबा जी ने स्पष्ट किया है। और यह सब सुस्पष्ट होने से हम सभी प्रौढ़ों में अब ये दिखाई देता है कि ये जो 5 कड़ियाँ जब आप सब एक परिवार में होता है और ऐसे जब अनेक परिवार करते हैं, तब ऐसे अनेकों परिवार में मिलकर और आगे बढ़ने की प्रेरणा स्वतः ही आती है। और इस प्रकार से एक कड़ी से जुड़कर एक ग्राम का स्वरूप भी हमारे कल्पना में आने लगता है। तब पुनः ध्यान कि अब इन में हम योग्य होने से हम सबकी स्वभाव गतियाँ होने का इस पर ध्यान जाता है, क्योंकि ये 5 मुद्दे विश्लेषण से और यही व्यावहारिक मुद्दों में अव्यवस्था होने से परिवारजन भले ही जीवन विद्या को सुन रहे हैं, तर्क कर रहे हैं, परंतु भीतर ही भीतर इन 5 मुद्दों की अस्पष्टता से स्वभाव गतियाँ विकसित न हो पाना, इस ओर ध्यान चला। इन 5 मुद्दों पर हम सबके तर्क सुस्पष्ट होना और इनको अपनाने के लिए हमारी तत्परता होना, इस रूप में स्वभाव गतियाँ विकसित होने से इसका प्रभाव अध्ययन में तीव्रता के रूप में मुझको तो दिखाई दे रहा है। मैं जितने भी वरिष्ठ जनों से जो जीवन विद्या से जुड़े हुए हैं और इन आयामों पर जो काम कर रहे हैं, उनमें स्वभाव गति सहज अध्ययन में तीव्रता भी महसूस हो रही है और अधिक समझना है, यह इस पर ध्यान गया है।
तब मुझको एक विश्वास का एक थ्रेड मिला कि व्यवस्थाओं में विधि पारंगत होने के क्रम में ये हमारी अमानवीयता या हमारे में जो आवेश हैं वह आवेश निकलते हैं, परंतु रूप में होने से इन आवेशों को पचने का और पचाने का स्थिति भी तैयार होकर, स्वभावगति होकर, और अन्य कैसे मेरे आवेश को पचाए, कैसे मेरे लिए एक पूरक बने, ऐसा हमारा ध्यान जाकर अब समझने के सिवाय और मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। स्थिति उत्पन्न होकर और अध्ययन में तीव्रता आता हुआ मैं तो देख पा रहा हूँ अपने सहित। तो इस प्रकार रूप और बुद्धि से धन और पद का सृजन होता है, ऐसा हमने मानव व्यवहार दर्शन में पढ़ा है। अब जो वैविध्यता है ये इन्हीं मुद्दों की है, तो इन शिक्षा, स्वास्थ्य, उत्पादन, विनिमय और न्याय आयामों में पारंगत होकर हमारे में रूप के साथ चरित्रता, दया, बुद्धि के साथ विवेक, धन के साथ उदारता और पद के साथ न्याय। अब इनकी बखूबी व्याख्याएं पीछे 3 दर्शनों में अपने को स्पष्ट हुआ है। इस प्रकार से रूप, बल, धन, पद में वैविध्यता समाप्त होकर और यह संस्कृति का उदय हम परिवारों में होकर अब उत्सवों को आधार मिलता है, और ऐसे उत्सवों को व्यक्त करने के लिए हमारी सभ्यताएं अपने आप शेप लेती हुई भी हमको दिखाई देती हैं। इस प्रकार परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था कैसे, तो इन 5 कड़ियों को एक एक परिवार में इसका कड़ीबद्ध होना, सभी प्रौढ़ इसमें योग्य होना, इस प्रकार से यह व्यवस्था कैसे के रूप में स्पष्ट होती है। अब व्यवस्था कितनी, तो आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा कि ग्राम स्वराज्य व्यवस्था, जैसे हम सबको एक सूचना तो है कि ये व्यवस्था है और इसके एक एक सोपान भी हम लोग अभी देखने वाले हैं। तो 10 सोपान है और उसकी 5 कड़ियाँ हैं। इन कड़ियों को भी हम देखेंगे कि पूरे स्लाइड्स में देने का प्रयास किया है। अब देखिए, मैं इसको पढ़ के ही सुनाता हूँ। ये पढ़कर इसका जो एसेंस है वह एसेंस है कि इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, तब दिखता है। गणितात्मक विधि से भी बाबा जी ने इसको समझाया है। ग्राम का प्रत्येक परिवार 10 व्यक्तियों का, यदि किसी परिवार में 10 से कम व्यक्ति हैं तो वह अपने परिवार के निकटस्थ अन्य परिवारों से मिलकर एक परिवार सभा का गठन करेंगे। परिवार का प्रत्येक सदस्य, बच्चे व वयस्क मिलकर परिवार सभा का गठन करेंगे। परिवार सभा के सब सदस्य मिलकर एक ऐसे व्यक्ति को प्रधान के रूप में चुनकर परिवार समूह सभा के लिए निर्वाचित करेंगे जो जीवन वास्तु विद्या में सर्वाधिक पारंगत होंगे। यदि किसी परिवार सभा में 10 से अधिक व्यक्ति हैं तो वह 10 के गुणांक में अब 1 से अधिक परिवार समूह सभा के लिए चुनकर भेजेंगे। 10 के गुणांक के बाद 5 से अधिक शेष होने पर एक और प्रधान को चुना, 5 से कम होने पर नहीं। कितनी स्पष्ट जानकारी बाबा जी ने इसमें दी है ना। ये अभी इस पर हमारा ध्यान जाता है। इस प्रकार 10 परिवारों के प्रधानों से मिलकर एक परिवार समूह सभा का गठन किया जाएगा। ऐसे 10 परिवार समूह सभा में से एक व्यक्ति को ग्राम सभा के लिए निर्वाचित करेगा। इसी 10 परिवार समूहों से निर्वाचित 10 सदस्य ग्राम सभा का गठन करेंगे, जिसमें से एक ग्राम सभा का प्रधान होगा। सामान्यतया 100 परिवार मिलकर एक ग्राम स्वराज्य सभा का गठन करेंगे, जिसमें 10 निर्वाचित सदस्य होंगे। यदि किसी ग्राम में 100 परिवार से ज़्यादा जनसंख्या है तो उसी 10 के गुणांक में उस ग्राम सभा के सदस्य होंगे। उदाहरण के लिए, यदि एक गांव की जनसंख्या 2000 है तो उस ग्राम सभा में 20 सदस्य होंगे। कालांतर में उपर्युक्त व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक ग्राम सभा के निर्वाचित सदस्यों में से एक सदस्य को ग्राम समूह सभा में, ग्राम समूह सभा के 10 सदस्य को ग्राम क्षेत्र सभा के 10 सदस्यों में से एक सदस्य को मंडल सभा के 10 सदस्यों में से एक सदस्य को मंडल समूह सभा
मंडल समूह सभा के 10 सदस्यों में से एक सदस्य को मुख्य राज्यसभा के 10 सदस्यों में से एक सदस्य को प्रधान राज्यसभा व प्रधान राज्यसभा के 10 सदस्यों में से एक सदस्य को विश्व राज्य के लिए निर्वाचित करेंगे। इस प्रकार प्रत्येक स्तर में प्रत्येक व्यक्ति सिर्फ 10 व्यक्तियों का मूल्यांकन कर अगली सभा के लिए सदस्य निर्वाचित करेंगे। परिवार सभा से विश्व परिवार सभा तक की कड़ियाँ और उसमें 10-10 के इस धरती पर जो 600-700 करोड़ हम जनसंख्या है और ऐसी जनसंख्या को एक सूत्र संगठित होना, यही परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था कितना का स्वरूप है। तो अब हमारे पास कई सारे एक डेटा के अनुसार भारत में लगभग 24 करोड़ परिवार हैं और 6.5 लाख ग्राम। तो ये सारा स्पष्टता के आधार पर हम सहज रूप में गणना कर सकते हैं और एक स्वरूप हमको दिखाई देता है कि 6वां या 7वें सोपान तक हम एक जिला के आसपास होते हैं। तब इस प्रकार से लगने को यह 10 सोपान थोड़े से प्रथम रीडिंग में कठिन लगते हैं, पर जैसे जैसे हम इनकी स्पष्टता लेते हैं समीप की घटना इस रूप में हम सबको दिखाई देता है। तो इस प्रकार से हमने प्रयास किया समझने का कि परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था की आवश्यकता क्यों है, परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था क्या है, यह कैसे है और यह कितनी है। इस प्रकार हम अब आगे के स्लाइड पर बढ़ते हैं। इनमें कुछ परिभाषाएं हैं, इन परिभाषाओं को अभी हम समझना चाहेंगे। तो परिभाषा है व्यवस्था की। एक बार पुनः व्यवस्था की परिभाषा पर अपन ध्यान देते हैं। ये आपकी स्लाइड पर आ रहा है, व्यवस्था की परिभाषा आपकी स्लाइड पर आ रही है। तो हम लोग अभी पठन करेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे। इस प्रस्तुति में मैं माइक से ही आपको बात कर रहा हूँ और आशा कर रहा हूँ कि आप सबको यह सुखद लग रहा होगा। तो अब हम व्यवस्था की परिभाषा पढ़ते हैं। इतने सारे स्पष्टीकरण के बाद देखिए क्या हमारा अनुमान बनता है। मानवत्व सहित वर्तमान परंपरा, वर्तमान में स्थिरता, निश्चयता, निरंतरता, अर्थात वर्तमान में निश्चयता की वस्तु है आचरण। उत्पादन, विनिमय और न्याय सम्मत विचार, व्यवहार और कार्यों के अभ्यास को अपनाने से हम सभी प्रौढ़ों में एक भासाभास होना प्रारंभ होता है। इस प्रकार हम सभी का वर्तमान में विश्वास होने का सूत्र हम सभी प्रौढ़ों से निःसृत होता है आचरण और व्यवहार के रूप में, जिसको विचार और व्यवहार भी हम कहते हैं। तो मानवीय आचरण, संस्कृति एवं सभ्यता पूर्ण व्यवहार परंपरा वर्तमान में होने रहने को बाबाजी व्यवस्थित किए हैं। विधि के आशय को कार्य रूप में प्रदान करने हेतु प्रस्तुत परंपरा ही व्यवस्था है। अब यहाँ पर ध्यान जाता है विधि क्या है। ये विधि है कि सदाशयता से एकत्रित हुए मानव दर्शन सम्मत ज्ञान, विवेक, विज्ञान की मानवीय परंपरा की स्थापना का आशय को एक मत होने को एक विधि का प्रारंभिक चरण के रूप में बाबा जी ने विश्लेषित किया है। तब ऐसे विधि के आशय को कार्य रूप देने जो प्रस्तुत परंपरा है उसी को व्यवस्था परिभाषा है। व्यवहार गति में स्थायित्व, निरंतरता, विश्वास। तब अब जब 5 आयामों पर हमने बात किया तब हम सहज ही हमारा ध्यान जाता है कि ऐसी शिक्षा के अर्थ में व्यवहार गति में स्थायित्व होता है। ऐसी शिक्षा की परंपरा के अर्थ में हमारा व्यवहार गति में स्थायित्व होता है, निरंतरता होती है। ऐसा शिक्षा वर्तमान होने में हमारा विश्वास होने से
हमारे व्यवहार गति में स्थायित्व होता है। तब मेरा ध्यान चला गया व्यवस्था का आशय सभी मानवों के व्यवहार के गति में स्थायित्व होना, निरंतरता होना और सहज रूप में यही वर्तमान में विश्वास होना। से व्यवस्था की परिभाषा से हम और आगे बढ़ते हैं। एक और परिभाषा, परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था की परिभाषा क्या है? जैसा कि अभी हम स्पष्ट हुए, जागरूक मानव का स्वभाव ही व्यवस्था रूप में स्पष्ट होता है। जागरूक मानव परिवार में कम 10 व्यक्तियों का होना स्वीकार होता है। ऐसे परिवार में से एक व्यक्ति को व्यवस्था के लोकव्यापीकरण के उद्देश्य से 10 व्यक्ति निर्वाचित करते हैं, स्वयं भी अपने को निर्वाचित कर लेता है। इस प्रकार 10 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति व्यवस्था में भागीदारी करने के लिए तैयारी करता है। यही प्रथम जनप्रतिनिधि सभा है। तब हमको यहाँ पर परिवार व्यवस्था की अवधारणा हो रही है और इस अवधारणा में जैसे व्यवस्था की परिभाषा सहित ऐसे व्यवस्था की परिभाषा को स्पष्ट होते हुए और मानव परिवार और ऐसे मानव परिवारों में, ऐसे जागरूक मानव परिवारों में सभा का गठन होना और ऐसे सभा के गठन से एक व्यक्ति को लोकव्यापीकरण के लिए चिन्हित करना, यह जनप्रतिनिधि सभा के रूप में तो होता है। इसी प्रकार से पूरे गांव में, पूरे देश में, पूरे विश्व में मानवीय शिक्षा संस्कार पूर्वक जागृति के लिए वांछित ज्ञान विवेक विज्ञान सहज संस्कार स्थापित किया जाना होता है। तब यहाँ ध्यान चला गया कि परिवार मूलक ग्राम स्वराज्य अवधारणा में सभा का गठन होना, जनप्रतिनिधि होना और ऐसे विधि से शिक्षा संस्कार पूर्वक जागृति के लिए वांछित ज्ञान विवेक विज्ञान सहज संस्कार स्थापित किया जाना होता है। तो इस प्रकार से संस्था का भूमिका संस्कार स्थापना में भी हमको दिखाई देता है। तो ज्ञान विवेक विज्ञान की सूचना हम सबके पास पूर्व में। अब परिवार की परिभाषा है ना। परिवार की परिभाषा संबंधों का संबोधन व्यवहार सीमा व मर्यादा समाधान सहित सहज प्रमाण। संबंधों पर हमारा ध्यान गया ही है। संबोधन का यहाँ अर्थ है यथा, मैं पुनः एक बार संबंधों पर ध्यान देना चाहता हूँ कि व्यवस्था के अर्थ में संबंध, जो 7 संबंधों का हमको स्मरण हो रहा होगा इस समय, तो यही सभी संबंधों को हम व्यवस्था की दृष्टि से पहचानने लगते हैं, तब यह संबोधन और संबोधन में सार्थक होता है। तो संबंध और संबंधों का प्रयोजन हमें मिल जाना, यही व्यवहार की सीमा और मर्यादा रूपी मूल्य समाधान सहित सहज होने का प्रमाण को हम परिवार कहते हैं। पुनः एक बार, पूर्णता के अर्थ में अनुबंध होना, तब ऐसी परिवार व्यवस्था का कि हर सदस्य पूर्ण होना। पूर्णता को हम पहचान चुके हैं, क्रिया पूर्णता और आचरण पूर्णता। तो परिवार में पैदा हुए नन्हे संतान का पूर्ण होना, यानी इनकी क्रिया पूर्णता और आचरण पूर्णता होने के अर्थ में सभी संबंध काम करना, यही सभी संबंधों का कर्तव्य और दायित्व हमें परिवार व्यवस्था के रूप में और समझ में आता है, स्पष्ट होता है। तो इस प्रकार संबंध व्यवस्था के अर्थ में संबंध स्पष्ट होना और यह संबोधन स्पष्ट होना, व्यवहार स्पष्ट होना, व्यवहार की सीमा स्पष्ट होना, व्यवहार की मर्यादा स्पष्ट होना और यही समाधान सहित प्रमाण होना, यही परिवार की परिभाषा। अब अगला मुद्दा, जन्म संबंध। जन्म संबंध से ही परिवार व्यवस्था का गठन होता है। जन्म संबंध अर्थात सीमित व्यक्तियों का समुदाय। हमने परिवार क्या चीज़ है, तो पारिवारिक व्यवस्था है, हमने सुना। एक सीमित व्यक्तियों का एक संगठन है जहाँ पर हम गिन सकते। तब जैसे इसके पूर्व में गया कि परिवार में 10 सदस्य होना, आगे आएगा 3 पीढ़ी एक साथ होना। इस प्रकार से जन्म संबंध अर्थात सीमित व्यक्तियों का समुदाय, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति मानवीयतापूर्ण आचरण करते हुए संबंधों व मूल्यों की पहचान व निर्वाह पूर्वक परस्पर भौतिक समृद्धि बौद्धिक समाधान के लिए पूरक हैं, ऐसा होने को हम परिवार कहते हैं। अब है परिवार सभा। परिवार सभा की परिभाषा है, हर परिवार अपने में अखंड समाज के अंगभूत होने
है ना। अब यहाँ पर ध्यान जाने की आवश्यकता कि परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था की अवधारणा मिलने से, दर्शन सम्मत अवधारणा होने से हर परिवार में यह भाव कि हम अखंड समाज के अंगभूत इकाई हैं, तब अखंड समाज के अर्थ में परिवार का व्यवस्था होना है। अन्यथा भ्रमित स्थिति में परिवार में हम व्यक्तिवाद और समुदायवाद, आगे हम देखे हैं और अभ्यास दर्शन में यह जो वर्गीयता, संघर्ष, ये सारे मुद्दे होने पर परिवार एक व्यवस्था है, इस पर अपना ध्यान दिया और परिवार एक टूटन की जगह बनती हुई दिखती है। तब हर परिवार में अखंड समाज के अंगभूत होने, मानव संस्कृति, सभ्यता, सहज रूप के प्रमाण में परिवार है और सार्वभौम व्यवस्था के अनुरूप कार्य करने का आधार पर सभा है। हर जागरूक मानव परिवार सार्वभौम व्यवस्था, अखंड समाज सूत्र व्याख्या के अनुसार जीने की स्थिति में ही सभ्यता, विधि व्यवस्था का प्रमाण होना पाया जाता है। तो अभी हम थोड़ी देर पहले शिक्षा, स्वास्थ्य, उत्पादन, विनिमय और न्याय, इन सभी मुद्दों की स्पष्टता लिए और इनमें रूप, धन, पद, बल, इनकी विषमताओं को के साथ एक उत्सव का स्वरूप आने को संस्कृति और उसमें जो संबंधों की पूरकता के अर्थ में जो व्यवहार होने को सभ्यता, विधि को समझदारी होने के अर्थ में, पूर्णता होने के अर्थ में विधियों को अपनाना और परिवार मूलक ग्राम स्वराज्य व्यवस्था, इन सब की स्पष्टता होना, इस अर्थ में संस्कृति सभ्यता व्यवस्था को हम स्पष्ट हो पाते हैं। अब हम समझदारी से संपन्न होना एवं समाधान समृद्धि को प्रमाणित करना है। इस विधि से समृद्धि व्यवस्था का परिणाम है। व्यवस्था पूर्वक श्रम नियोजन पूर्वक उत्पादन के आधार पर समृद्ध होना देखा गया है। इस प्रकार से को प्रमाणित होना आवश्यक है। पहले मंजिल के रूप में हर परिवार ही अपने वैभव का, इसका स्वरूप समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, भागीदारी, समाधान समृद्धि है। इस क्रम से जीने, समझने, प्रमाणित होने के संयुक्त स्वरूप को परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था नाम दिया है। अब इसमें व्यवस्था का द्वितीय सोपान परिवार समूह सभा होने को इंगित किए हैं। तब हम अब इन कड़ियों को समझते हैं तो मूलतः परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था, परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था यह क्या है और इसके मूल में क्या क्या चीज़ों की तैयारी, समझ, स्पष्टता, योग्यता के अभ्यास हम सबको होने को है, इसको इन 5-6 लाइनों में बाबा जी ने इंगित किया है। ये सभी व्यवहारात्मक जनवाद पुस्तक में इन सभी के डिटेल बाबा। तब मेरा ध्यान गया कि परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था, परिवार मूलक ग्राम स्वराज्य व्यवस्था के स्पष्टीकरण, इन ऐतिहासिक तथ्यों पर हम सबका ध्यान जाना आवश्यक है। कल मैंने एक ऑडियो नोट में छोटा सा दिलाने का प्रयास किया कि समाधानात्मक भौतिकवाद पुस्तक में 7 प्रकार के इतिहास बाबा जी ने हम सबके हैं। यह 40 पृष्ठों में है। इन ऐतिहासिक तथ्यों का मन लगाकर पठन करना और परिवार के सदस्यों को मानव इतिहास के बारे में अवगत कराना, यह मुझको आवश्यक लगा, क्योंकि ऐतिहासिक तथ्यों की जानकारी के बिना मुझको लगता है हम बाबा जी का जो यह अनुसंधान है उसको हम समझ नहीं पाएंगे। मैं भी आप जैसा ही हूँ, इस अव्यवस्था में कैसा तनाव और कैसे कैसे हम प्रभावित होते हैं, आपके जैसा मुझको भी हो रहा है। मैं कोई भिन्न बिल्कुल ही नहीं हूँ, हम सभी साथ साथ हैं। मेरा ध्यान गया कि कुछ अव्यवस्थाओं के प्रतिक्रियाओं के साथ, और यदि हम
इस व्यवस्थाओं को समझेंगे, विवशतावश या मजबूरीवश या आवेशों के साथ यदि हम इस व्यवस्थाओं के कुछ कुछ भाग को हम पहचानने लगेंगे तो मुझको लगता है व्यवस्था की अवधारणा हमारे में पूरी नहीं हो पाएगी। बाबा जी का अनुसंधान, जो कि एक मानव इतिहास का एक स्वर्णिम पृष्ठ के रूप में अंकित हो रहा है, क्योंकि अब वो सशरीर तो हमारे बीच नहीं है, अब यह इतिहास कैसा हमारे मानव मानस पर काम करता है। देखिए, इस रूप में मेरा ध्यान चला गया कि ये मुद्दे हम सबके एक बार पुनः ध्यान में आए। मानव समाज के 4 आयाम: संस्कृति, सभ्यता, विधि और व्यवस्था। सभ्यता के मूल में विधि और व्यवस्थाएं हैं, तब संस्कृति सभ्यता का संरक्षण व्यवस्था से होता है और संस्कृति और सभ्यता से विधि और व्यवस्था का पोषण होता है। तो इस प्रकार से ये जो 4 आयाम हैं, 4 आयामों पर हम सबका ध्यान जाना स्वाभाविक है। संस्कृति सभ्यता से हम अपने जो संक्रमण काल है, इन संक्रमण काल से यही संस्कृति सभ्यता हमारे ऊपर एक कृपा छत्र के रूप में रहकर हमारे सारे आवेशों को गला देना और हमारा ध्यान जो अध्ययन विधि है, अध्ययन की जो वस्तु है, उस वस्तु पर हमारा ध्यान दिला पाना, यह संस्कृति सफलता है। और ऐसी व्यवस्था में जीने के लिए, उसका धारक वाहक बनने के लिए हम सब में प्रेरणा की स्थापना कर पाना, यह सभ्यता का प्रधान काम है, जो कि मानव समाज ही इसको करता है। और यही मानव समाज का एक गौरव हम सबको समझ में आता है। मानवीय परंपरा के 4 आयाम। तो मानवीय परंपरा का भी बाबा जी ने सटीक ध्यान दिलाया है कि ये 4 यदि मटेरियल है तो परंपरा का अनुसरण करके मानव में जिज्ञासा होगा। तो मानवीय का काम है कि मानव में जागृति की जिज्ञासा लाना। यदि परंपराओं के इन 4 मुद्दों में मटेरियल नहीं है जिज्ञासा का, तो जिज्ञासा, इसलिए परंपरा के अधूरे तथ्यों को बाबा जी ने पूरा किया। वे जिस परंपरा का उल्लेख, परंपराओं में उनके प्रश्नों के उत्तर और उनके अध्ययन की व्यवस्था ना हो पाना, फलस्वरूप अनुसंधान हुआ। आज अनुसंधान हो चुका है, तथ्य, ऐतिहासिक तथ्य हम सबके सम्मुख है। अब ऐसे तथ्यों को अपनाकर हम शिक्षा की वस्तु, आचरण, संविधान की वस्तु, तब मानवीय व्यवस्था को समझना होना, इन 4 तथ्यों में परस्पर एक सूत्रता समझ पाना और ऐसी मानवीय पहचानने की हम सभी में क्षमता विकसित होना आवश्यक, अनिवार्य। मानवीय व्यवस्था के 5 आयाम: शिक्षा संस्कार, स्वास्थ्य संयम, उत्पादन कार्य, विनिमय कोश और न्याय सुरक्षा। तो इन 5 आयामों में जो कड़ियाँ हैं, के जो अंतर संबंध हैं, इन अंतर संबंधों को हम पहचान पाना, क्योंकि शिक्षा, स्वास्थ्य, उत्पन्न और न्याय सुरक्षा, ये सभी कम से कम अब हम मानव, अभी के हम मानव परिवार में इन सब से अभी हम प्रभावित होते हुए नजर आ रहे हैं। सबकी वस्तु, इन सब के डिटेल विश्लेषण बाबा जी ने प्रस्तुत किए हैं। इसलिए मानवीय व्यवस्था के लिए ये में भी हम पारंगत होना आवश्यक। मानव की 5 स्थितियाँ: व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र और अंतर्राष्ट्र। तब दर्शन की रोशनी में व्यक्ति अलग नहीं है। अभी हमने व्यवहार दर्शन का पढ़ा कि जो अंतर्राष्ट्र तक सभी समुदाय में का स्पष्टता होना, ये मानव की 5 स्थितियां हैं। हम पहचानते ही हैं कि गर्भ संस्कार के तो आज के गर्भस्थ शिशु के लिए भी यह 5 स्थितियां एक साथ लागू होती हैं। इसलिए यदि व्यवस्था को समझना है तो ये सभी परिवार के प्रौढ़ों को, परिवार अंतर संबंध में हम सभी प्रौढ़ों को विश्लेषित होना मुझको आवश्यक लगा। व्यवस्था के साधन क्या हैं? मानवेतर प्रकृति हमारा साधन है, जो कि धरती है, और सर्व मानव का तन मन धन, यह हमारा, इसकी भी स्पष्टता इसके पूर्व के दर्शन के पठन में गया हुआ है।
वह आपके स्मरण में होगा। व्यवस्था के एक रूपतात्मकता, एक सूत्रता का जो सूत्र है, निश्चित प्रक्रिया, निश्चित पद्धति, निश्चित नीति, निश्चित प्रणाली। तो मैं पुनः दोहरा रहा हूँ, व्यवहार दर्शन का अध्याय 16 यह प्रक्रिया, पद्धति, नीति, प्रणाली को विश्लेषित करता है, जिसमें पोषण और शोषण, प्रक्रिया, पद्धति, नीति, प्रणाली में हम सभी एकात्म होना, एक रूप होना, एक सूत्र होना यह आवश्यक लगता है। इन्हीं मुद्दों पर हम सबके गहरे मतभेद हैं। अपनी अपनी मान्यता अनुसार प्रक्रिया, अपनी अपनी मान्यता अनुसार पद्धति, अपनी नीति, अपनी अपनी प्रणाली। तो जैसा कि हम सबको दिखाई देता है, मानव व्यवहारवादी समाजशास्त्र में कहा है कि बचपन से ही मानव अपनी परंपरा बनाने के लिए आतुर कातुर दिखता है। एक उदाहरण दिया है कि जैसे हम नदी में जाते हैं और वहाँ पर बच्चे क्या करते हुए दिखते हैं, तो वो घर बनाते हुए दिखते हैं। इतनी सूक्ष्मता से बाबा जी ने मानव का अध्ययन हम सबके सामने प्रस्तुत किया है। तो बचपन से ही हम अपनी परंपरा, अभी परंपरा का ठीक से अध्ययन भी नहीं है, और मानव तब ये क्या ध्यान दिलाए बाबा जी कि ये मौलिकता से लगा परंपरा की स्थापना, परंतु अपनी मान्यता अनुसार प्रक्रिया, अपनी मान्यता अनुसार पद्धति, नीति और प्रणाली में गहरे मतभेद होने से और व्यवस्था की विशृंखलता, हम अच्छे लोग एक दूसरे से दूरियां बनाते हुए दिखते हैं। तब मैं, जैसी भी मेरी अपूर्णता की स्थिति है, मैं विनय ही कर रहा हूँ कि इस दर्शन सम्मत इन सभी मुद्दों को अपनाने से धीरे धीरे हमारी प्रक्रियाओं में एक सूत्रता, एकात्मकता, एक रूपता होना, इन पद्धतियों को पहचान, नीतियों को पहचानने में और प्रणालियों को पहचानने में आगे दिखेगा कि सभा में यह सभी निश्चित होता है और परिवार में इसका होता है। इस प्रकार से व्यवस्था का मतलब है सभा द्वारा ये सब होना और उसको परिवार में पालन करना। तब सभा में पहुंचने, इन सारी प्रक्रियाओं पर डिटेल गोष्ठियां होने के लिए अध्ययन पूर्वक, शोध पूर्वक आगे देखेंगे कि हम सभी कड़ियों को विश्लेषित करने पर पूरे 10 कड़ियों में जैसे जैसे कड़ियां विकसित होती हैं, शोध, अनुसंधान, कर्माभ्यास, व्यवहाराभ्यास, विचाराभ्यास, साही बाबा जी ने ध्यान दिलाया है। तब मेरा ध्यान गया कि व्यवस्था का मतलब है शोध होना, व्यवस्था का अर्थ है अभ्यास होना, व्यवस्था का अर्थ है कि इसका व्यक्त होना, इसका प्रमाण होना। इस रूप में व्यवस्था में एक रूपता दिखाई देती है। मानव आकांक्षा का हमारा अध्ययन होना, समाधान, समृद्धि, अभय, सह अस्तित्व का अध्ययन होना, जन बल कामना, यश बल कामना, धन बल कामना, इस आधार से व्यवस्था की ओर हमारा ध्यान जाता है। लोकाकांक्षा है, मानव के 4 आयाम है, अनुभव, विचार, व्यवहार और व्यवसाय, और मानव में दर्शन का स्वरूप यथार्थता, वास्तविकता। तब यह दर्शन का स्वरूप ये कैसे आया है? तो मानव व्यवस्था और समग्र व्यवस्था में भागीदारी करना ही यथार्थता है। स्वभाव गति वास्तविकता है, सत्यता अपने स्वरूप में सह अस्तित्व विधि से नित्य वर्तमान है ही। इन्हीं सत्यताओं के आधार पर यह वास्तविकता निरंतर उदयमान, प्रकाशमान है। इसे समझने का अधिकार केवल मानव में ही है। इसे पूर्णतया हृदयंगम करने के लिए दर्शन सह अस्तित्ववाद प्रस्तुत है। इस प्रकार मानव की स्वभाव गति, समझदारी, समाज गति, व्यवस्था में भागीदारी ही है। इस प्रकार यही यथार्थता, वास्तविकता और सत्यता हम सभी के उत्सव का आधार हैं। तब मुझे लगा मुद्दों में हम स्पष्ट होने से व्यवस्था की ओर सहज ही हमारा ध्यान चला जाएगा। तो कुछ समय हमारे पास और शेष है, तो जितना सोपान तक हम पहुंच पाएंगे उतने सोपान तक हम पहुंचने का प्रयास करेंगे। शेष पुस्तकों में यह विश्लेषित हुआ ही है। जैसा जैसा ध्यान चला जाएगा यह स्वयं विश्लेषित होगा, और जैसे जैसे हम सबकी आवश्यकता बनेगी हम पुनः इन सोपानों के साथ और परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था के स्पष्टीकरण के लिए, इसके लिए आवश्यक अभ्यास के लिए हम पुनः चर्चा कर ही सकते हैं। मुझको लगा क्योंकि आने वाले वाङ्मयों में और इसके पूर्व के वाङ्मयों में जो व्यवस्था की ओर ध्यान आकर्षण किया है पुनः ध्यान चला जाए और यह हमें स्पष्ट हो। अन्यथा मैंने एक देखा है कि जितनी हमारे में कुछ कमियां हैं और जो इंगित होता है
उस पर हमारा ध्यान चला जाता है दर्शन पढ़ने में। हाँ, अव्यवस्था है और ये कमी है और अभी तो भ्रम है, ये सब के बारे में तो हम भरपूर चर्चा करते। और एकदम जागृति की चर्चा शुरू होती है। भाई, भ्रम और जागृति के बीच में क्या है, इस पर अब हमारा थोड़ा सा ध्यान चला जाना। उसमें ये व्यवस्था आती है, तब फिर सामान्य निष्कर्ष यही है, ये तो भैया बात की बात है, अभी कहाँ व्यवस्था। अच्छा, ऐसा कहते हुआ मानो बिना व्यवस्था के भला कौन रह सकता है, ये भी थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। तब थोड़ा सा मेरा ध्यान चला गया कि इस संक्रमण काल में कैसी व्यवस्था का स्वरूप कैसा है, और ऐसी व्यवस्था होने के लिए मैं अपने में क्या प्रवृत्ति परिमार्जन करूं, मैं अपने में क्या योग्यताओं को विकसित करूं, मैं कैसा दर्शन सम्मत हो जाऊं, कैसे दर्शन की इन अवधारणाओं को हृदयंगम करने के लिए तन मन धन को लगाऊं, चला गया। तब यह ध्यान जाने को ही हम प्रथम सोपान या परिवार सभा, यहाँ पर देखिए कैसे कह रहे हैं, कम से कम 10 सदस्य, 3 पीढ़ी एक साथ। परिवार ही मूलतः सभा है, यह हृदयंगम होने की आवश्यकता। सभा ही परिवार के रूप में है, से ही परिवार एक सभा है, यह अवधारणा स्थापित होना, यह एक संस्कार है जो कि व्यवस्था करती है, जो कि हम सभी प्रौढ़ों में होकर और छोटों के बीच में इसको ले जाने की एक आवश्यकता है। यदि हम सभा में ही बैठेंगे नहीं तो मूल सभ्यता ही हमसे निकलेगी, और बाहर की थोड़ी देर के लिए एक अनुशासन में बैठना और परिवार सभा में क्या हाल होता है, ये सब हमको थोड़ा सा दिखाई देने लगा होगा। तो संस्कार के रूप में है, निर्णय लेने के रूप में सभा, क्रियान्वयन के रूप में परिवार कहलाता है। इस प्रकार परिवार सभा के मौलिक प्रक्रियाएं, इस पर ध्यान जा रहा है। परिवार में संवाद अवश्यम भावी है, एक दूसरे की मानसिकता, प्रयोजन, फल परिणाम का बोध होना। अब क्या मानसिकता, प्रयोजन, फल परिणाम, इन सब की वस्तु अब हमको मिल गई है। मानसिकता में चेतना विकास, मानसिकता, संबंधों की पहचान, मानवीयता पूर्ण आचरण की मानसिकता, प्रयोजन के रूप में समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व, और फल परिणाम के रूप में फल होना, सुख और अन्यों को सुख पहुंचाना, और परिणाम का भी हम सबको वस्तु मिल ही गया है। इस प्रकार निर्णय सर्वसम्मति से, सभी मुद्दे समझदारी से शुरुआत होते हुए प्रमाणीकरण तक लंबाई चौड़ाई होना पाया जाता है। तब ध्यान चालू हुआ कि समझदारी से शुरुआत होता हुआ और प्रमाणीकरण तक इसका लंबाई चौड़ाई है, और यही लंबाई चौड़ाई को हम परिवार मूलक ग्राम स्वराज्य व्यवस्था के रूप में हम अनुमान। अब परिवार में अनुभव की महिमा क्या है? समझदारी और प्रमाणीकरण की वस्तु एक ही है, और वह है सहअस्तित्व। ये हम सबको पहचानने में आना। सहअस्तित्व स्वभावगति सहज, सहअस्तित्व की खुशबू अनुभवमूलक विधि से व्यवस्था के सभी कड़ियों में सहअस्तित्व नज़रिया विकसित होना, यह हम सबको अभ्यास में आना, ऐसा एक ध्यान जा रहा है। समाधान, समृद्धिपूर्ण परिवार, रहस्य मुक्त परिवार। तो सभी परिवारजन इसको पहचान सकते हैं कि परिवार को देखते ही परिवार के रहस्य किन मुद्दों पर है। यही बिल्कुल सट ने ध्यान दिया है कि किसी भी परिवार को हम देखते हैं, आपस में विश्वास क्यों नहीं है, क्योंकि उस परिवार के जो रहस्य हैं वह रहस्य हमको ना पता होने से, अज्ञात रहने से। तो अब हम क्यों ऐसे रहस्य में रहें? तो हम सभी जो भी परिवारजन हैं, हम सभी स्वयं के समाधान को व्यक्त करते हैं। इस रूप में व्यवस्था की आवश्यकता। जब हम व्यवस्था में भागीदारी के छोटे से ही अभ्यास सही ऐसे शुरू करते हैं तो हमारा समाधान बहने लगता है, और हम एक रहस्य मुक्ति के रहस्य के अभिशाप से निकलकर और एक रहस्य मुक्त परिवार, हमारे परिवार के साथ एक विश्वास होने लगता है। तब आस्था केंद्र क्या है? ये सारी एक परिवार के बारे में सामान्य क्वेरी सबको है। किसको मानते हैं, है ना, किसका सुनते हैं, ये सब की जानकारी रखते ही हैं। अच्छा, मैं कहता हूँ इसमें गलत नहीं है, ये होना है, ये नियति। इस परिवार का चलता कैसे है, कहाँ से लाते हैं, ये सारा मुद्दा खड़ा ही होता है कि नहीं? तो ये सारा मुद्दा सब रहस्य है। अब ये सब समझदारी से समाधान, श्रम से समृद्धि, यह सब दिखने से क्यों रहस्य रहेगा हमारे परिवार के प्रति? यह एक यहाँ पर स्पष्ट होना बड़ा ही मार्मिक तथ्य दिया कि समाधान समृद्धि पूर्ण परिवार ही रहस्य मुक्त परिवार है। तो इस प्रकार से प्रथम सोपान में परिवार सभा का गठन होना
और हमारे परिवार से रहस्य मुक्ति होना यह दिखाई देता है। अब द्वितीय सोपान परिवार समूह सभा। दश परिवार से निर्वाचित एक एक सदस्य एकत्रित आना। इस प्रकार से ऐसे रहस्य मुक्त परिवार एकत्रित आते हैं। एक दूसरे की पहचान जागरूक परिवार विधि से है। अब हमें ये होना है जागरूक परिवार विधि क्या है। तो जागरूक परिवार विधि में समाधान, समृद्धि, सूत्र दिया, स्वयं के प्रति विश्वास, सम्मान, यह जागृति विधि के रूप में दिखाई देता है। इसमें दो प्रधान कार्य हैं। 10 परिवार में न्यायपूर्वक जीने की कला को उज्जवल बनाना। अब यहाँ न्यायपूर्वक जीने का अर्थ है, हम परिवार मूलक ग्राम स्वराज व्यवस्था को देखेंगे। ये जो न्यायपूर्वक जीने की कला है, इसमें ये 5 मुद्दे समाहित है। एक दूसरे परिवार में शिक्षा में सहायता होना, दूसरे परिवार में स्वास्थ्य संयम के लिए सहायता होना, एक दूसरे परिवार के लिए उत्पादन में सहायता होना, ताकि प्रत्येक परिवार में यह सुलभता होना, एक दूसरे परिवार के लिए विनिमय में सहायता होना, और ये सभी परिवार सदस्यों में जो 4 मुद्दे हैं, शरीर का पोषण, मानसिकता का संरक्षण, अर्पण, समर्पण की सुलभता रहना, यह 10 परिवारों में संतुलन है। भ्रमित स्थिति, पड़ोसी की स्थिति अब हम बिल्कुल इमीडिएट पहचान सकते हैं किस प्रकार से, और हम ये सुविधा संग्रह, हम कैसे पड़ोसी को देख रहे हैं, कैसे हम एक दूसरे का सम्मान कर रहे हैं, यह सब हमारा ध्यान चला जाता है। पूर्वक जीने की कला में मेरे जैसा एक सामान्य व्यक्ति के रूप में तो मैं कह सकता हूँ कि यह रहस्य खुल गया। इस मुद्दों में यदि हम पारंगत रहते हैं, यहाँ पर ध्यान गया कि अपने आप ध्यान जाता है कि अरे हमारे बच्चे को ये सिखाइए, हमको थोड़ा सा ये बताएं, कहीं कुछ अगर अड़चन आ गई स्वास्थ्य में तो एक दूसरे को हम स्वीकृति पूर्वक एक दूसरे से हम सलाह मशवरा करते हैं और आवश्यक सहायता कर। इस प्रकार न्यायपूर्वक जीने की कला को उज्जवल बनाना और परिवारों में पूरकता बनाए रखना, श्रेष्ठता के लिए हम एक दूसरे के पूरक होना, यह 2 प्रधान कार्य परिवार समूह सभा में बाबा जी ने हमारा ध्यान दिलाया है। अब आगे देखिए, हस्तशिल्प, शिल्प, कविता, साहित्य, अभी जिसकी चर्चा हुई, कृषि एवं कुटीर उद्योग में प्रोत्साहन बनाए रखना, ऐसी कलाओं ने के लिए सोचना, कार्यक्रम नियोजित करना। इस प्रकार 10 परिवारों के सौभाग्य का निखर हर दिन, महीना, वर्ष श्रेष्ठता की ओर शोध होना स्वाभाविक रहेगा। देखिए, मैं यहाँ पर इस मुद्दे को या इस लाइन को जैसे यथावत करने के लिए सोचा, क्या सुखद लिखा हुआ है, हर दिन, महीना, वर्ष श्रेष्ठता की ओर शोध होना रहेगा। अब शोध चालू हुआ। तो इस प्रकार से हस्तशिल्प, ग्राम शिल्प, कविता, साहित्य, कृषि एवं कुटीर उद्यान बनाए रखना, ऐसे कलाओं के निखारने के लिए सोचना, कार्यक्रम नियोजित करना, इस प्रकार 10 परिवारों के सौभाग्य का निखर हर दिन, महीना, श्रेष्ठ वर्ष और श्रेष्ठता की ओर। तो इसका मतलब यही है, समय का पता ही न लगना और हम सब एक सुखद स्थिति में जागृति की ओर गतिशील दिखता है। यह दूसरे सोपान का वैभव हुआ। अपने अपने परिवार में समृद्धि के, अंडरलाइन, अपने अपने परिवार में समृद्धि के प्रमाण समाज गति के दूसरे सोपान के सौभाग्य में भागीदारी करेंगे। इस रूप में द्वितीय सोपान परिवार समूह सभा के रूप में और हमको विश्लेषित होता है। मैं पुनः वही लाइन को दोहरा रहा हूँ, सर्व शुभ का स्वरूप हर मानव परिवार में प्रत्येक नर नारी समझदारी से संपन्न होना, समाधान, समृद्धि को प्रमाणित करना है। इस विधि से समृद्धि व्यवस्था का परिणाम है। व्यवस्था पूर्वक श्रम नियोजन, श्रम नियोजन पूर्वक उत्पादन, उत्पादन के आधार पर समृद्ध होना देखा गया है। इसी प्रकार से परिवार को प्रमाणित होना आवश्यक है। पहले मंजिल के रूप में हर परिवार ही का प्रमाण है। इसका स्वरूप समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, भागीदारी, समाधान, समृद्धि है। इस क्रम में जीने, समझने, प्रमाणित होने के संयुक्त स्वरूप को परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था नाम दिया है।
व्यवस्था का द्वितीय सोपान परिवार समूह सभा है। तब इस प्रकार से तृतीय सोपान और आगे दश सोपान तक यह कड़ियाँ विकसित की है। 10 के दशक में परिवारों का एक ग्राम परिवार सभा है और इस ग्राम परिवार सभा के डिटेल हैं। अभी 1-2 मिनट में मैं इसको पढ़कर और तृतीय आज हम इस प्रस्तुति को हम समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ यह प्रस्तुति से आपको जो अपेक्षित व्यवस्था की ओर या व्यवस्था की समझ होने में यह एक मेरा छोटा सा स्पष्टीकरण आपके लिए सहायक हुआ होगा। आवश्यकता महसूस होने पर हम आगे और शोध को जारी रखेंगे और पुनः एक बार हम चर्चा के लिए भी आ सकेंगे। अब तृतीय सोपान थोड़ा सा 2-5 मिनट ले रहा हूँ, अनुमति हो। 10 परिवार संस्कृति सभ्यता में एक रूपता को बनाए रखेंगे। अभी चर्चा किया। कला और उत्पादन क्रियाओं के प्रोत्साहन से अपनी अपनी पहचान बनाए रखने में सतत स्वयंस्फूर्त विधि से समझेंगे। इस स्वायत्तता को पहचानने के उपरांत सम्मिलित व्यवस्था 10 परिवार में समाधान समृद्धि का अनुभव होना, गवाहित होना बन जाता है। यही परिवार समूह सभा का वैभव होना पाया जाता है। इस वैभव के साथ यह भी स्वयं है कि विशालता की आवश्यकता है। अब यहाँ पर जो अगली कड़ी के जो स्वयं स्फुरण है, यह इस पर ध्यान दिलाया है। जैसे परिवार में स्वयं स्फूर्त होता है कि वैसे 10 परिवारों में स्वयं स्फूर्त आता है कि अब इसकी विशालता की आवश्यकता है। जैसे परिवार में परिवार मूलक व्यवस्था की प्रवृत्ति स्वयं स्फूर्त होती है, इसी प्रकार परिवार समूह सभा ग्राम परिवार की विशालता 10 के गुणन में होते हुए ग्राम सौभाग्य को प्रमाणित करने का उद्देश्य बन जाता है। क्योंकि समुच्चय ग्राम में कम से कम 10 परिवार समूह सभा से निर्वाचित सदस्य होगी। 10 परिवार सभा अपना सौभाग्य प्रमाणित स्वाभाविक रहता है। इन आधारों पर हर परिवार समूह सभा से एक एक व्यक्ति का निर्वाचन होना सहज हो जाता है। इस स्वयंस्फूर्त निर्वाचन प्रतिनिधि अपने दायित्व कर्तव्य से संपन्न सजग प्रमाणित रहता ही है, क्योंकि समझदार परिवार से ही जनप्रतिनिधि की उपलब्धि होना। इस प्रकार से तृतीय सोपान का गठन और स्वाभाविकता से यह तृतीय सोपान तक पहुंचना हमने देखा और यह संपूर्ण विश्लेषण व्यवहारात्मक जनवाद पुस्तक में पृष्ठ 120 से यह हमको उपलब्ध है और इसके पूर्व के अध्याय में इसकी सब संपूर्ण वस्तु, पद्धति, प्रक्रिया, प्रणाली, नीति दिया हुआ है। हम आज इस प्रस्तुति के लिए आप सभी और मुझे प्रोत्साहन दिया। पुनः एक बार प्रश्न मुक्ति चैनल के संयोजक श्री राकेश भैया जी, प्रियंका दीदी जी और आप सभी को मेरा हार्दिक नमन और प्रोत्साहन के लिए धन्यवाद। नमस्ते।